हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पेट्रो एकेडमी। हिंदी की एक और क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है और ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये हिंदी का कंप्लीट बैच है। और हिंदी की इन क्लास में जो कंटेंट क्वालिटी है, यकीन मानिए जो पेड बैचेस आप ले रहे हैं, पेड क्लासेस आप ले रहे हैं, उनसे भी उत्कृष्ट श्रेणी की उच्च गुणवत्ता की क्लासेस हैं। यहाँ हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और हर तरह के तथ्यों को जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं उनको शामिल किया जा रहा है इन क्लासेस में। आपको पता होना चाहिए इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं जहां अभी हमने इतने टॉपिक कर लिए हैं जो अभी आपके समक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। और इन क्लासेस के माध्यम से जो सिलेबस हमने कवर कर लिया है वो है हिंदी का परिचय। इसके अलावा हिंदी भाषा के तथ्य हमने कर लिए हैं, लिपि, विराम चिन्ह, व्याकरण का परिचय और वर्णमाला बिंदु में हम कर चुके हैं स्वर और उनके प्रकार। और अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन और उनके प्रकार। इसकी एक क्लास हो चुकी है, पार्ट 1 हो चुका है। अब क्योंकि अपने आप में एक बड़ा बिंदु है इसलिए इसमें समय लग रहा है, ये पार्ट्स में क्लासेस होंगी। एक ही क्लास में सारा कंटेंट समाहित करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और इसके बाद इस बैच में हमें जो सिलेबस कवर करना है वो अभी आपके सामने है, जहां शब्द विचार के अंतर्गत इतने बिंदु होंगे। उसके बाद एक और नया टॉपिक है शब्द शक्ति, जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी यूपी SSSC पूछ रहा है। ये भी हम करने वाले हैं, लेकिन इसको हम वाक्य पढ़ने के बाद करेंगे। जब हम वाक्य बिंदु पढ़ लेंगे उसके बाद इस शब्द शक्ति को करेंगे। और इस तरह कुल मिलाकर आपके सामने 29 भागों तक हमें इस सिलेबस को कवर करना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये पूरे के पूरे 29 पार्ट, 29 भाग जल्दी से जल्दी इस बैच में खत्म हो जाएं, जिससे कि जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सहायता मिल सके। आइए अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। इस कंप्लीट हिंदी बैच की सीरीज में ये हमारी आज 12वीं क्लास है, जिसमें आज हम व्यंजन और उसके प्रकारों का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने क्लास 11 में कर लिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस लास्ट क्लास में हमने व्यंजन, उसकी परिभाषा, उनका परिचय, व्यंजनों का सही उच्चारण, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित और उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में समझ लिया था। अब इसका मतलब ये मत समझना कि ये पिछली क्लास में हो चुके तो आज की क्लास में इनका कोई रोल नहीं है। ये फिर से आज की क्लास में वापसी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से हम इनको समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं, इट इज नॉट एन अनदर क्लास ऑन यूट्यूब। इस बैच की क्लासेस की डेप्थ तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगी, इसलिए एक बार ये कक्षाएं देखिए और इनकी गुणवत्ता से परिचित होइए। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन खत्म करके अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हम पहुंच चुके थे व्यंजनों के वर्गीकरण तक। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं और किस तरह इनके प्रकारों को आप याद रख सकते हैं। तो व्यंजनों का जो सबसे पहला वर्गीकरण, जो सबसे पहला प्रकार है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान। और ये बात आपको अच्छे से ध्यान ही होगी कि उच्चारण स्थान वाली बात तो हम स्वरों वाली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। और यदि उच्चारण स्थान आपको ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एक बार फिर इसको समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं। और वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और वर्त्य। अब ये हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर 7 प्रकार। लेकिन ऐसे कैसे समझ में आएगा? उच्चारण स्थान तो पता हो, आइए मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से उच्चारण स्थान समझाता हूं। एक बार ये एक डायग्राम आपके सामने। अब आप एक बात सोचिए, हमें कुछ भी बोलना है तो सबसे पहले मन में एक विचार आएगा, एक थॉट उत्पन्न होगा। अब उस थॉट को हम एक ध्वनि का, आवाज का रूप देंगे। तो जब उस थॉट को हम आवाज का रूप देते हैं तो वो थॉट ध्वनि के रूप में सबसे पहले पहुंचता है हमारे कंठ में। सबसे पहले कहां पहुंचेगा? कंठ में पहुंचेगा। और फिर वो ध्वनि ऊपर की तरफ उठेगी और फिर कहां पहुंच जाएगी? वो पहुंचेगी तालु में। और हम जानते हैं कि ध्वनि कहां जाएगी? ध्वनि मुख मार्ग से बाहर निकलेगी तो फिर वो तालु के बाद जाती है मूर्धा तक। तो तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। अब ध्यान से इस तालु और मूर्धा का फर्क समझ लीजिए। जैसे ये है हमारी जीभ, हमारे मुख में जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये जो पीछे पीछे वाला है ये तो होता है तालु और ये आगे वाला हिस्सा होता है मूर्धा। और अब आप एक बार मूर्धा को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी पीछे का बचा हुआ हिस्सा तालु रह जाएगा। अब अपनी जीभ को मसूड़ों से पीछे ऊपर की तरफ टच कीजिए, आपको कुछ लाइंस का अनुभव होगा, कुछ रेखाओं का अनुभव होगा। एक बार फिरा करके देखिए, आपको कुछ लाइन का अनुभव होगा, आपको कुछ रेखाओं का अनुभव होगा। और ध्यान रखिए जीभ आपको यहाँ पर फिरानी है अग्रभाग में, मसूड़ों के पीछे, और जो ये मुख का ऊपरी भाग है जीभ के ऊपर, तो जहां तक ये लाइंस हैं वहां तक है मूर्धा और उससे पीछे का भाग जहां रेखाएं नहीं है वो है तालु। तो ध्वनि के निकलने के लिए उच्चारण स्थानों का क्रम क्या हुआ? सबसे पहले कंठ, फिर तालु और फिर मूर्धा। मूर्धा मसूड़ों को भी कह दिया जाता है, मसूड़ों के पास वाले भाग को। और इसके बाद ध्वनि जाती है दंत यानी दांतों तक और सबसे लास्ट में होठों से बाहर निकल जाती है। तो 5वां उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। इस क्रम को अच्छे से याद रखना है आपको, ये क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले ध्वनि जाएगी कंठ में, कंठ के बाद तालु,
तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। ये क्रम हमें याद होना चाहिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचे, ध्वनि सबसे पहले कंठ में जाएगी, कंठ के बाद पहुंचेगी तालु तक, फिर मूर्धा तक, फिर आते हैं दांत और दांतों के बाद सबसे बाहर आते हैं ओष्ठ यानी होठ। तो यहाँ ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, इनको आप अपनी एक समझ बना करके भी याद रख सकते हैं। और जब एक बार हमें उच्चारण स्थानों का क्रम याद हो गया तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान याद रखना तो बहुत ज्यादा आसान है। उसके लिए बस करना कुछ नहीं है, करना ये है एक बार सभी वर्गों को लिख लीजिए, सभी वर्गों के व्यंजनों को इस तरह से लिख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये पांचों व्यंजन कै वर्ग के हैं, ये च वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के हैं, ये तय वर्ग के व्यंजन है और ये पै वर्ग के व्यंजन है। ये 25 के 25 व्यंजन किसी न किसी वर्ग के व्यंजन है और इनका नामकरण इन सभी वर्गों के पहले व्यंजन के नाम पर कर दिया गया है। जैसे इसका पहला व्यंजन कै है तो ये कै वर्ग है, इसका पहला व्यंजन च है तो ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये तय वर्ग है और ये पै वर्ग है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इन तीनों का सही उच्चारण भी बताया था। ये होता है अंग, ये होता है इया और ये होता है अणा। और अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों के प्रकारों में उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, तो ध्यान रखना है जो क्रम उच्चारण स्थानों का है वही क्रम इन वर्गों के बोलने के उच्चारण स्थानों का है। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कै वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण होता है कंठ से, च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण होता है तालु से, ट वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण होता है मूर्धा से, तय वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण होता है दंत से और पै वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण होता है होठों से। अर्थात कै वर्ग वाले व्यंजन कंठ है, ये कहलाएंगे तालव्य, ये कहलाएंगे मूर्धन्य, ये दंत्य और ये ओष्ठ है। अब चूंकि हमें उच्चारण स्थानों का क्रम याद है तो इनको भी याद रखना बहुत आसान है। और मान लीजिए किसी कारणवश यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप कै का उच्चारण करिए। जब आप कै का उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज गले से आ रही है सीधा। जब आप कै का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे आवाज गले से यानी कंठ से आ रही है। आप च का उच्चारण करिए, जैसे ही आप च का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ ऊपर तालु को स्पर्श कर जाएगी, इसीलिए च वर्ग के जो व्यंजन है वो तालव्य हैं। आप ट बोलिए, जैसे ही आप ट बोलेंगे तो आपकी जीभ मुख का जो ऊपरी भाग है उसे आगे से टच करेगी, मुख के ऊपरी भाग को अगले वाले हिस्से से टच करेगी आपकी जीभ। और आप जानते ही हैं मुख के ऊपरी भाग का अगला हिस्सा क्या होता है, मूर्धा, इसलिए ट वर्ग के व्यंजन क्या हैं, मूर्धन्य हैं। अब आप बोलिए तय, जैसे आप तय बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों को टच करेगी। मुख के अंदर हमारी जीभ किसको टच करती है, दांत को टच करती है, इसलिए जो तय वर्ग के व्यंजन है वो दंत्य हैं। और जैसे आप बोलेंगे पै तो दोनों होठ आपस में टच करेंगे, इसलिए ये व्यंजन है ओष्ठ्य। तो इसमें आपको याद रखने के लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ये तो भाषा विज्ञान है और जीभ और मुख की स्थितियों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आप यदि भूल भी जाते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार बोल करके देख लीजिएगा। जैसे आप कै बोलेंगे आवाज आपको प्रतीत होगी कंठ से आ रही है, सीधा गले से निकल के आ रही है। और इसी प्रकार हर वर्ग के पहले वर्ण को बोल के देख लीजिए, आपको उनका उच्चारण स्थान पता चल जाएगा और वही उच्चारण स्थान उस पूरे वर्ग का होगा। तो ये उच्चारण स्थान तो रहे कै से लेकर मैं तक, लेकिन अभी 4 अंतस्थ व्यंजन भी है, य, रै, लै और वै। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था ना। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, एक बार आप य बोल के देखिए, एक बार सही से य बोलिए तो हमारी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करेगी। जब आप य बोलेंगे तो जीभ तालु तक चली जाएगी और बहुत हल्का सा टच करेगी। तो इसलिए पहला अंतस्थ व्यंजन य होता है तालव्य, यानी ये तालु से बोला जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि किसी के मन में ये उलझन उत्पन्न हो रही है कि कंठ तालव्य मूर्धन्य ये क्या पढ़ रहे हैं हम, भाई परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। परीक्षा में सीधा पूछ लेगा य का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान है, 4 विकल्प दे देगा। जब वर्णमाला बिंदु से प्रश्न आते हैं तो वहां ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं परीक्षा में। तो इसलिए उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान के क्रम अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। और इसके अलावा एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि वो किसी परीक्षा में पूछा जा रहा है और उसके 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 25 में से कम 23 और 30 में से कम 28 सही कर सकते हो, यानी मैक्सिमम स्कोर करने की संभावना होती है। 30 में से 30 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कई बार शब्दकोश हमारे याद नहीं होता है तो वहां हम गड़बड़ कर देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मुहावरा आ गया जो हमें याद नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द ऐसा आ गया जो हमें याद नहीं है, कोई तत्सम तद्भव में गड़बड़ हो गई, तो 1-2 क्वेश्चन का मार्जिन चलता है। लेकिन ये वो विषय है जहां मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है यदि हम एक बार अच्छी प्रकार से हिंदी के सिलेबस को पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें। आइए वापस आते हैं अपने बिंदु पे। तो य का उच्चारण स्थान हुआ तालव्य। अब दूसरा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, रै। अब आप रै बोलिए, जैसे आप रै बोलते हैं तो हमारी जीभ मूर्धा के साथ टच होकर कंपन करती है, इसलिए रै का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। आप रै बोलिए, हमारी जीभ जो मुख का ऊपरी हिस्सा है जीभ के ऊपर उसके अगले भाग से टच होकर कंपन करेगी, यानी कहने का मतलब मूर्धा से टच होगी। तो रै कैसा हो गया, मूर्धन्य। अब अगला अंतस्थ व्यंजन है लै। लै आप जैसे ही बोलेंगे तो हमारी जीभ टच करेगी दांतों को
और बिल्कुल मसूड़ों के पास है। तो बोल के देखिए ले, तो जैसे आप ले बोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये बोला जा रहा है दंत्य ध्वनि से। ले बोलते समय हमारी जीभ दांतों को बिल्कुल मसूड़ों के पास से टच करती है, तो ले हो गया दंत्य। अब चौथा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। जैसे ही आप व बोलेंगे तो व बोलने में हम एक बात का अनुभव कर रहे हैं, हमारे दांत होठ को टच कर रहे हैं, यानी दांतों का भी प्रयोग हो रहा है और होठ का भी, इसलिए व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ्य, और दंत प्लस ओष्ठ मिलकर क्या बन गया? दंतोष्ठ्य। व बोल के देखिए तो जो नीचे के दांत हैं वो ऊपर वाले ओठ से टच होते हैं। तो अब आप बताइए इनमें क्या किसी ट्रिक की जरूरत है याद करने के लिए? ये ऐसे भी याद हो सकते हैं। तो अभी हमने जान लिया इन चारों अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब आते हैं ऊष्म व्यंजनों पर। अब ऊष्म व्यंजनों की परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऊष्म व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी अवयव के पास तो चली जाती है, लेकिन उसे टच नहीं करती, उसको छूती नहीं है, उससे थोड़ी दूरी पर रह जाती है, और जो हवा है वो घर्षण के साथ, रगड़ के साथ बाहर निकलती है। तो सीधी सी बात है कि ऊष्म व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो हवा कहां ज्यादा लगेगी, हवा मुख के किस स्थान पर ज्यादा टच करेगी, उस हिसाब से होगा। तो श, तो जब हम श बोलते हैं तो श का उच्चारण स्थान है तालव्य, तालु से बोला जाता है। ये देखिए जीभ तो तालु पर टच नहीं करेगी श को बोलते समय, लेकिन जब आप श बोलेंगे तो आप पाएंगे जीभ हल्की सी ऊपर उठ जाएगी, तालु को बिल्कुल टच नहीं करेगी, और इसको बोलते समय हवा घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है जीभ और तालु के बीच से। तो श का उच्चारण स्थान माना जाता है तालव्य। इसके बाद जो श षटकोण है उसका उच्चारण स्थान माना जाता है मूर्धन्य। ऐसा माना जाता है कि जब हम इस स को बोलते हैं, जो षटकोण वाला स है, तो हवा जीभ और मूर्धा के बीच से संघर्ष करके बाहर निकलती है। और अब तीसरा ऊष्म व्यंजन है स, और इसका उच्चारण स्थान होता है वर्त्स्य। इसके उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वर्त्स्य कहा जाता है। बस अभी एक बार है का उच्चारण स्थान और जान लें हम, फिर इस वर्त्स्य को ही समझने वाले हैं। और है का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ्य। आधुनिक हिंदी की पुस्तकों में इसका उच्चारण स्थान कंठ्य ही दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब हम है बोलते हैं तो सीधा गले से आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है। लेकिन इसके विषय में भी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। आपने नाम सुना होगा स्वर यंत्र या अलीजीवा का, उसका जिक्र हम अभी करने वाले हैं। लेकिन इस है और इस स के उच्चारण स्थान वर्त्स्य से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें और बता देना चाहता हूं। इस स का उच्चारण स्थान तो वर्त्स्य है ही, लेकिन कई बार प्रश्नों में न, र और ल के उच्चारण स्थानों में भी विकल्पों में वर्त्स्य आया है। तो ध्यान रखना है, इनका उच्चारण स्थान वर्त्स्य भी होता है। अब ध्यान से समझिए, देखिए तय वर्ग के इस व्यंजन न का उच्चारण स्थान दंत्य तो है, और इसी प्रकार र का उच्चारण स्थान हम मूर्धन्य भी समझ चुके हैं, और ल का उच्चारण स्थान दंत्य पढ़ चुके हैं। लेकिन रुकिए, यदि विकल्पों में इनके लिए वर्त्स्य आ जाए तो आपको प्राथमिकता वर्त्स्य को देनी है। यह बात अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब ये वर्त्स्य क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। ये जो वर्त्स्य है इसको संस्कृत के ध्वनि विज्ञान के अनुसार परिभाषित किया गया है। संस्कृत ध्वनि विज्ञान के अनुसार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ की नोक यानी टिप ऑफ द टंग या तो दांत को या मूर्धा को या तालु से टकराती है तो उसे वर्त्स्य वर्ण कहा जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये न, ल और स ये संस्कृत भाषा में तो वर्त्स्य व्यंजन थे, हिंदी में आकर के ये दंत्य हो गए। देखिए हमने अभी पढ़ा न और ल कैसे हैं, दंत्य है। मैंने स को दंत्य में नहीं लिखा, आप चाहें तो यहां पर स को लिख लीजिए, क्योंकि यदि विकल्पों में वर्त्स्य नहीं हुआ तो उत्तर फिर दंत्य होगा, तो यहां पर भी स को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये न, ल और स हिंदी में आकर दंत्य हो गए, संस्कृत में इन्हें वर्त्स्य माना जाता है। लेकिन परीक्षा में यदि इनके विकल्प के रूप में वर्त्स्य आता है तो प्राथमिकता हमें इसे ही देनी है, दंत्य को नहीं, और यदि वर्त्स्य नहीं है तो फिर उत्तर हो जाएगा दंत्य। आइए अब एक बार उच्चारण स्थानों को याद रखने का तरीका जान लें। और उच्चारण स्थान तो याद रखने हमने लगभग सीख ही लिए हैं, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वर्गों को याद रखिए, वर्गों का क्रम याद रखिए। तो वर्गों को याद रखने का तरीका है कचट तप। आपको ये शब्द याद कर लेना है, कचट तप, यानी कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कई बार हम इनका क्रम ही भूल जाते हैं। ये देखने में बड़ी आसान बात लग रही होगी कि भला ये भी कोई बात है, लेकिन मैंने ऐसा भी पाया है कि इन्हीं का क्रम याद नहीं है। तो याद रखिएगा, वर्गों को याद रखने का तरीका है कचट तप, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। और इन हर एक वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि कै बोलते समय गले से आवाज आती है यानी कंठ है, च बोलते समय जीभ तालु से लगती है अर्थात ये होगा तालव्य, टे बोलते समय जीभ ऊपर मूर्धा से लगती है यानी मूर्धन्य, पै बोलोगे तो होठ मिलते हैं आपस में, ओष्ठ्य हो गया, और तै बोलोगे तो जीभ दांतों से लगती है,
दंत्य हो गया। मैंने इन दोनों का क्रम बदल दिया लास्ट में। क्रम के अनुसार तय पहले है, पै बाद में है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें वर्त्स्य तो समझ में आ गया, लेकिन अभी है बचा हुआ है। अभी हमें इस है के उच्चारण स्थान के बारे में बात करनी है। देखिए होता ये है कि है का उच्चारण करते समय मुख्य कंपन जो होता है, जो मुख्य ध्वनि है, वो तो कंठ से आती है, लेकिन इसे पूरी तरह से कंठ्य नहीं कहा जा सकता। इस है को पूरी तरह से कंठ्य नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जो है का उच्चारण स्थान होता है को काकल और कंठ के मध्य भाग, और काकल और कंठ के मध्य भाग को कहते हैं स्वर यंत्र यानी ग्लोटिस। स्वर यंत्र से उच्चारित किया जाता है को, और है के इस उच्चारण स्थान स्वर यंत्र को नाम दिया जाता है अलिजीवा। है का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र होता है जिसे अलिजीवा नाम दिया जाता है। यहाँ अलिजीवा का अर्थ है कि यह ध्वनि मुख्य रूप से कंठ या स्वर यंत्र से निकलती है। इसे काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। तो यदि परीक्षा में है का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो हमारी प्राथमिकता किसको होगी? हमारी प्राथमिकता होगी स्वर यंत्र या अलिजीवा। और यदि ये विकल्प में नहीं है तो फिर हम किसको उत्तर लगाएंगे? कंठ्य को। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है। तो ये तो था व्यंजनों का पहला प्रकार जो था उच्चारण स्थान के आधार पर। अब व्यंजनों के वर्गीकरण में हम व्यंजनों के दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, और व्यंजनों का दूसरा जो वर्गीकरण है वो होगा घोषत्व या कंपन के आधार पर। व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर? घोषत्व या कंपन के आधार पर। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि घोष, कंपन या गूंज, इनके आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये है अघोष। इसको तोड़ दीजिए तो इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, ए प्लस घोष, जहां ए का मतलब तो है नहीं और इस घोष का मतलब है कंपन। और इसी तरह सघोष शब्द कैसे बना है? ये बना है से प्लस घोष से, जहां से उपसर्ग है और इसका मतलब होता है साथ में या सहित, और घोष का मतलब कंपन। तो अघोष यानी जहां कंपन नहीं होता, जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता वो अघोष व्यंजन होते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में कंपन होता है वो सघोष व्यंजन होते हैं। यहाँ एक बात अच्छी प्रकार से नोट करिए, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा कंपन होता है, तथा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में कम कंपन होता है। तो इसी के आधार पर हम इनकी परिभाषा तैयार करेंगे, अघोष की और सघोष की। तो अघोष व्यंजन किसको कहेंगे? जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन या गूंज कम होती है या नहीं होती, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन अधिक होता है या गूंज अधिक होती है, उन्हें हम सघोष या घोष व्यंजन कहेंगे। जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन कम वे अघोष, और जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन ज्यादा वो सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये तो हुई इनकी परिभाषा। अब असली बात यह है कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है। जो अभी हमने वर्ग पढ़े ना कचट तप, और हर एक वर्ग में है 5-5 व्यंजन, तो उन वर्गों में पहला और दूसरा व्यंजन तो हमेशा रहेगा अघोष। और इन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन हैं कौन कौन से? तो वो व्यंजन है ये देखिए, कै वर्ग का पहला व्यंजन है कै, और कै वर्ग का दूसरा व्यंजन है ख। इसी प्रकार ये कचट तप वर्ग हैं, पांचों वर्ग हैं, और ये इनके पहले और दूसरे व्यंजन हैं, ये होते हैं अघोष। और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं इन हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, और पहला और दूसरा तो अघोष हो गए, तो बाकी बचे तीसरा, चौथा और पांचवा कैसे हो जाएंगे? तो ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कैसा होगा? सघोष होगा। हर एक वर्ग के स्टार्टिंग के 2 व्यंजन अघोष और लास्ट के 3 व्यंजन सघोष। मैं उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आता है। लेकिन अभी यहां ध्यान दीजिए, अभी तो ये केवल 25 ही व्यंजन हुए हैं। अब बाकी बचे जो अंतस्थ हैं वो कैसे होते हैं? अघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं? वो अघोष होते हैं, सघोष होते हैं। उनको और देख लेते हैं। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के 3 ऊष्म व्यंजन, आरंभ के 3 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन अघोष होते हैं। कौन कौन से? श, श और स, ये तीनों अघोष होते हैं। और चौथा ऊष्म व्यंजन है वो सघोष होता है। चौथा ऊष्म व्यंजन है ये सघोष होता है। लेकिन अभी अंतस्थ व्यंजन बच गए। ऊष्म संघर्षी तो आ गए समझ में, लेकिन अंतस्थ बचे हुए। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन, चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। य, र, ल, व, चारों के चारों सघोष होते हैं। स्टार्टिंग के 3 ऊष्म अघोष, चौथा ऊष्म सघोष, और चारों अंतस्थ भी होते हैं सघोष। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 10 तो ये हो गए और 3 हो गए ये,
तो 13, यानी कुल मिलाकर के 13 व्यंजन अघोष होते हैं। 10 तो ये हो गए वर्गों के व्यंजन और 3 हो गए ये। और यदि सघोष व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 15 तो ये हो गए, 16 हो गया ये और 4 हो गए ये, कुल मिलाकर के 20 व्यंजन होते हैं सघोष। और अच्छी प्रकार से एक बात ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। रिपीट अगेन कि सभी स्वर सघोष होते हैं। और साथ ही साथ एक बात और याद रख लीजिएगा, अयोगवाह ध्वनियां अनुस्वार और विसर्ग भी कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये हुआ वर्गीकरण घोषत्व या कंपन के आधार पर। अब व्यंजनों का जो अगला प्रकार है वो है प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर। अब ये प्राणवायु या प्राणत्व क्या है, तो हमें ये अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि किसी वर्ण को बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, जहां पहला प्रकार है अल्प प्राण और दूसरा प्रकार है महाप्राण। अर्थात प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। इस अल्प प्राण शब्द को देखिए, इस अल्प प्राण में अल्प का मतलब तो है कम और प्राण का मतलब है प्राणवायु से, और इस महाप्राण में महा का मतलब है ज्यादा या अधिक और प्राण का मतलब प्राणवायु। तो इनके शाब्दिक विच्छेद से क्या परिभाषा निकल के आती है कि यदि किसी व्यंजन को बोलते समय प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है तो वे व्यंजन तो कहलाएंगे अल्प प्राण व्यंजन। जब किसी व्यंजन को बोलेंगे और प्राणवायु यानी हवा कम मात्रा में बाहर आती है तो वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। और यदि किसी व्यंजन को बोलते समय प्राणवायु ज्यादा मात्रा में बाहर आती है तो वे व्यंजन महाप्राण कहलाएंगे। आइए अब एक बार जान लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है अल्प प्राण। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। तो फिर बच कौन कौन से गए? तो बच गए दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होगा? महाप्राण होगा। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण। ये हर एक वर्ग का पहला व्यंजन है, ये हर एक वर्ग का तीसरा है और ये हर एक वर्ग का पांचवा व्यंजन है। और इसी तरह ये हैं वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन, ये सभी हैं अल्प प्राण और ये सभी हैं महाप्राण। अब प्रश्न यह ये उठता है कि इनको याद कैसे रखेंगे। चलो अघोष और सघोष में तो ऐसे याद रख लेंगे, पहला दूसरा अघोष और बाकी बचे सघोष। ये एक चीज तो याद रखी जा सकती है, लेकिन अब इनको कैसे याद रखेंगे? हालांकि याद रखना तो इनको भी मुश्किल नहीं है भाई, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है तो बच के दूसरा चौथा ये महाप्राण हो गए, लेकिन इसको याद रखने का एक तरीका सीख लेते। आइए जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को याद रखने का तरीका। सबसे पहले कै वर्ग का एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कै वर्ग का। अब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं ये पांचों व्यंजन कै वर्ग के हैं, कै, खे, गै, घै और अंग। ये पांचों कै वर्ग के व्यंजन हैं। अब वो ध्यान से इस चीज को समझिए। सबसे पहले अपने हाथ को उल्टा करिए, इस तरह से, हथेली की तरफ नहीं, इस तरह से उल्टा कर लीजिए। अब आप एक बार पहले कै बोलिए, इस तरह से हाथ को उल्टा करके इसके ऊपर एक बार कै बोलिए, और कै बोलने के बाद आप बोलिए खे। तो आप ये महसूस करेंगे कि खे बोलने पर कै की तुलना में ज्यादा हवा लग रही है। हाथ पर खे बोलने पर ज्यादा हवा लग रही है, कै बोलने पर इतनी हवा नहीं लगती हुई प्रतीत हो रही। तो जिस व्यंजन को बोलने में हवा ज्यादा लगेगी वो कैसा हो जाएगा? महाप्राण। और जिसे बोलने में कम हवा लगेगी वो कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण। तो कै अल्प प्राण और खे हो गया महाप्राण। अब ठीक इसी तरह अब आप एक बार गै बोलिए और फिर घै बोलिए। अब आप एक बार फिर से पाएंगे कि घै बोलने पर गै की तुलना में ज्यादा हवा लगती हुई महसूस हो रही है। तो इसी तरह गै क्या हुआ? अल्प प्राण और घै हो गया महाप्राण। तो ये अल्प प्राण फिर अगला महाप्राण, ये अल्प प्राण अगला महाप्राण, तो ये कैसा हो जाएगा? अगला अल्प प्राण हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक वर्ग ले लीजिए कोई सा भी। यदि आप भूल जाते हैं कि पहला दूसरा तीसरा था या पहला तीसरा पांचवा था और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं पहला दूसरा तीसरा था या पहला तीसरा पांचवा था, कुछ भी नहीं करना, एक कै वर्ग ले लीजिएगा। आप बोल के देखिए कै और खे, आप पाएंगे खे में आपके हाथ पर ज्यादा हवा लगती हुई महसूस होगी। इसी प्रकार गै और घै में आपको घै पर ज्यादा हवा लगती हुई प्रतीत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि खे और घै हो जाएंगे महाप्राण और बाकी ये बचे हो जाएंगे अल्प प्राण। इस तरह से इसे याद रखा जा सकता है। बाकी ट्रिक व्रिक के चक्कर में पढ़ने की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो हमने जान लिया कि अल्प प्राण होता है हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण होता है हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। लेकिन अभी अंतस्थ और ऊष्म बच गए हैं। अभी हमें ये और जानना है कि अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं, और ऊष्म अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन, चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। य, रे, ले, वे ये चारों अल्प प्राण होते हैं, और चारों के चारों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं महाप्राण। श, श, से और है, इनका क्रम बदला हुआ है। ये षटकोण वाला पहले आएगा, ये से बाद में आएगा। और इसके अलावा अनुस्वार होता है अल्प प्राण और विसर्ग होता है महाप्राण, और सभी 11 स्वर होते हैं अल्प प्राण और कोई भी स्वर नहीं होता महाप्राण। तो है बड़ा आसान है याद रखना।
हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। चारों अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे अल्पप्राण। चारों ऊष्म व्यंजन श, श, स और है महाप्राण। अनुस्वार होता है अल्पप्राण, विसर्ग होता है महाप्राण। 11 के 11 स्वर होते हैं अल्पप्राण और कोई स्वर नहीं होता महाप्राण। जब 11 के 11 अल्पप्राण स्वर हो गए तो महाप्राण तो कोई होगा ही नहीं। तो ये था व्यंजनों के वर्गीकरण का तीसरा प्रकार, जो था प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर। आइए चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार है प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है और वो 8 भाग हैं इस प्रकार। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर है स्पर्श संघर्षी, फिर है अंतस्था व्यंजन, फिर अर्धस्वर, फिर प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इससे पहली वाली क्लास में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं इनके बारे में, लेकिन वो इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जब मैं व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहा हूं तो वहां मुझे अंतस्थ व्यंजनों के बारे में भी बताना पड़ रहा है, ऊष्म के बारे में भी बताना पड़ रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन देना पिछली क्लास में बहुत जरूरी था, लेकिन ये एक बार फिर से वापसी कर गए। और प्रयत्न के आधार पर ये 8 प्रकार होते हैं व्यंजनों के। एक एक की बात कर, सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। ये हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये 5 वर्गों के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। कै वर्ग के 5, चै वर्ग के 5, इन कचट तप वर्ग के सभी 5 व्यंजन कुल मिला के 25 व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण स्थान मैं आपको अभी समझा चुका हूं। लेकिन अभी यहां बात यह है कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 5 वर्गों के व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ या फिर हवा का प्रवाह मुख के किसी न किसी अवयव को, और मुख का कोई ना कोई अवयव क्या है, या तो कंठ हो सकता है, या तालु, या मूर्धा, या दंत, या ओष्ठ, इनको स्पर्श करता है। या तो जीभ स्पर्श करेगी या हवा का प्रवाह स्पर्श करेगा। इसलिए इन 5 वर्गों के सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन 25 के 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। यहां बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये स्पर्श व्यंजन है, लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। इन सभी वर्गों का 5वां व्यंजन ध्यान से देखिए। ये अंग, ये इया, ये अणा, ये न और मैं, इनको हम एक विशेष नाम और देते हैं और वो है नासिक्य व्यंजन। वो क्या है? नासिक्य। और नासिक्य व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि और हवा का ज्यादातर भाग नाक से निकलता हो, वे व्यंजन कहलाते हैं नासिक्य। और ये जो अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, इन सभी 5 वर्गों के अंतिम व्यंजन या कह लीजिए पंचमाक्षर नासिक्य होते हैं। कौन कौन से? अंग, इया, अणा, न और मैं। ये 5 पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। प्रयत्न के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी उन्हें कहा जाता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी अवयव, और वो अवयव क्या है? या तो कंठ है, या तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है और हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। देखिए अभी हमने स्पर्श व्यंजन की परिभाषा समझी थी कि या तो जीभ या हवा मुख के किसी न किसी अवयव, ये 5 अवयव हो सकते हैं मुख के, इनको स्पर्श करती है। यहां एक बात और ऐड कर लेनी है कि जीभ मुख के किसी न किसी अवयव को तो स्पर्श कर रही है, लेकिन हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष भी करना पड़ रहा है। उनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। और ये स्पर्श संघर्षी होते कौन से हैं? चै वर्ग के स्टार्टिंग के 4 व्यंजन। कौन कौन से? चै, छे, जय और झ। ये चै वर्ग के स्टार्टिंग के 4 व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। आरंभ के 4 व्यंजन चै वर्ग के। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो है अंतःस्थ। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो व्यंजन अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, जिनमें कभी स्पर्श होता है और कभी स्पर्श नहीं होता, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इन अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, और वो हैं य, रे, ले और वे। और इन्हें अंतःस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित होता है, इसीलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। दरअसल होता यह है कि इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा न तो स्वर की तरह स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है और न ही व्यंजनों की तरह स्पष्ट अवरोध यानी स्टॉपेज से गुजरती है। इन्हें बोलने पर ऐसा लगता है मानो ये स्वर और व्यंजनों के बीच की स्थिति से उच्चारित हो रहे हों। इसलिए इनको स्वर व व्यंजनों के बीच वाले उच्चारण स्थान से उच्चारित माना जाता है और इसी आधार पर इनका नाम पड़ गया है अंतःस्थ व्यंजन। और हमें पता होना चाहिए अंतःस्थ का अर्थ ही है स्वर और व्यंजन के बीच ठहरने वाली ध्वनि।
मैं इनको थोड़ा क्विकली इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये चीज हम कर भी चुके हैं और इनमें बहुत कुछ ज्यादा समझने के लिए है भी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है अर्धस्वर, और अर्धस्वर होते हैं ये दोनों, ये और वह, ये दोनों अंतःस्थ व्यंजन अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा इन्हें एक विशेष नाम और मिल गया है, अर्धस्वर। अब ये और वह को अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? यह और वह को अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ को किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती, और इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र होता है। आप एक बार वह बोल के देखिए, आप पाएंगे कि जीभ किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में जीभ व हवा को किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता, और इसी आधार पर इनके नाम पड़ गए अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन। इन दोनों व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है या संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। अब अगला प्रकार है प्रकंपित या लुंठित, और हमें अच्छी प्रकार से पता है इस रै वर्ण को, इस रै व्यंजन को प्रकंपित या लुंठित भी कहा जाता है। ये रै एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय जीभ ही मुख में कंपन या घर्षण करती है, इसलिए इसे प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। जब आप रै बोलेंगे तो आप पाएंगे जीभ का आगे वाला भाग कंपन करेगा। और इसे लुंठित क्यों कहा जाता है? इसे लुंठित इसलिए कहा जाता है क्योंकि रै का उच्चारण करते समय जीभ थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। जीभ आगे की तरफ से थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ जाती है, यही कारण है इसे लुंठित कहने का। अब रै के विषय में मैं आपको एक बात और बता दूं, हम पढ़ेंगे रेफ वर्ण और रै की स्थितियां। ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, जहां हम वर्णमाला बिंदु का बचा हुआ भाग और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और छठा प्रकार है पार्श्विक, और पार्श्विक व्यंजन होता है लय। लय को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। अब ये जो पार्श्विक शब्द है, ये पार्श्विक शब्द बना है पार्श्व से, जहां इस पार्श्व का मतलब होता है बगल या किनारा। अब इस बगल या किनारा से क्या मतलब है? देखिए, लय वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग तो दांतों को स्पर्श कर लेता है जब लय बोलते हैं, और वायु का प्रवाह जीभ के किनारों से बाहर आता है। अब क्योंकि वायु का प्रवाह जीभ के किनारों से बाहर आ रहा है इसका उच्चारण करते समय, इसीलिए लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, और ये लय एकमात्र पार्श्विक वर्ण है, इसके अलावा और कोई पार्श्विक वर्ण नहीं है। अब अगला सातवां प्रकार है ऊष्म या संघर्षी, और हम जानते हैं ये चारों व्यंजन होते हैं ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, और इनका नाम ऊष्म या संघर्षी इसलिए पड़ गया क्योंकि इन चारों व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी अवयव के पास तो चली जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं करेगी। आप बोलिए श, तो जीभ तालू के पास चली तो गई, उसको स्पर्श नहीं कर रही है, और इससे हो क्या रहा है? वायु के प्रवाह को जीभ और तालू के बीच से संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ रहा है। मैंने तो केवल श का उदाहरण लिया, आप अलग अलग वर्ण बोलोगे तो मुख के अलग अलग अवयव से वो संघर्ष करके बाहर निकलेगी। अब क्योंकि हवा जो है वो मुख के अवयव और जीभ के बीच से संघर्ष करके बाहर निकल रही है, या हम कह सकते हैं घर्षण करके बाहर निकल रही है, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई चीज घर्षण या रगड़ खा के बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है। इसीलिए इन चारों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, और इसके अलावा इनका एक और नाम है, इन्हें ईषित स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके बाद अगला और आठवां प्रकार है उत्क्षिप्त या ताड़नजात, और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं जब ड या ढ व्यंजनों के नीचे ताड़नजात चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये हिंदी भाषा के नए विकसित व्यंजन अडय और अढय बन जाते हैं, और इस अडय और अढय को ताड़नजात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। और इनके विषय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये दोनों अडय और अढय कभी भी किसी शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते, अर्थात इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ शब्द ले लिए, ढाल, डमरू, ढोलक, ढक्कन और डाली। अब यहां पर हमने क्या किया? इन द्विगुण व्यंजनों या उत्क्षिप्त व्यंजनों को आरंभ में लगा दिया। ये सभी शब्द गलत हैं। सही शब्द क्या होंगे? सही शब्द होंगे इस तरह से। इन दोनों का कभी भी आप शब्द के आरंभ में यूज नहीं कर सकते। शब्द के आरंभ में तो केवल ट वर्ग के तीसरे और चौथे व्यंजन ड और ढ का ही यूज होता है। तो फिर बात ये आती है कि फिर इनका यूज होगा कहाँ, शब्द में किस जगह होगा? तो ध्यान रखना यह है कि अडय और अढय का प्रयोग या तो शब्द के बीच में होता है या अंत में होता है। शब्द के बीच में कैसे होता है? शब्द के बीच में होता है ऐसे, जैसे ये शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी में शब्द के बीच में इनका प्रयोग है। इन सभी शब्दों में ध्यान से देखिए, इन सभी शब्दों में बीच में इनका प्रयोग हो रहा है। और फिर अंत में कैसे होता है? अंत में इस प्रकार होता है, जैसे हम इन शब्दों को ध्यान से देखिए, इन सभी में अंत में द्विगुण व्यंजनों का या उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है। अब याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं डै, ढै और अढै का लिप्यंतरण का अंतर भी बताऊंगा। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान से समझिए, ये जो डै होता है इसका अंग्रेजी लिप्यंतरण होता है डी, अढै का अंग्रेजी लिप्यंतरण होता है आर, ढै का होता है डीएच और अढै का होता है आरएच। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे मैंने उदाहरण लिया डूंगरपुर। अब डूंगरपुर को अंग्रेजी में देखिए, यहां इस डै की जगह जो लिप्यंतरण है वो है डी, लेकिन जैसे मैं एक शब्द लेता हूं चंडीगढ़, अब इस चंडीगढ़ में बहुत ध्यान से देखिए, डै की जगह तो लिप्यंतरण डी ही है, लेकिन जहां अढै है वहां पर है आर एच। यदि अढै ना होता, केवल ढै होता तो इसका लिप्यंतरण डीएच होता। यहां पर चंडीगढ़ में बाद में आर एच नहीं डीएच होता, लेकिन यह है अढै, तो इसका लिप्यंतरण क्या है, आर एच है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भीलवाड़ा, यहां पर अडे आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं ये अडा की जगह यहां पर आर लगा हुआ है लिप्यंतरण। ऐसे ही झाड़ग्राम, तो यहां अडे के लिए लिप्यंतरण क्या है, आर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ढोलपुर, यहां पर ढह है, यहां पर अढे नहीं है, तो यहां पर ढह है तो यहां पर लिप्यंतरण है डीएच। भाई ढह के लिए क्या होता है डीएच, अढे के लिए आरएच होता है, जैसे यहां पर हमने चंडीगढ़ में देखा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे गढ़ी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांवों के नामों में आपको दो नाम बहुत कॉमन मिल जाएंगे, एक तो गढ़ी और एक नंगला। अब इस गढ़ी शब्द में भी देखें, यहां पर अढे है तो अढे के लिए आया है आरएच, और यहां पर गढ़वाल शब्द में अढे के लिए भी आया है आरएच। तो ये ही है मेन डिफरेंस। अंग्रेजी में डे का लिप्यंतरण डी से होता है, ढह का डीएच से होता है, वहीं अडे और अढे के होते हैं आर से और आरएच से। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। हम व्यंजन और उनके प्रकार कर रहे हैं, इसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब वर्णमाला की जो अगली क्लास होगी उसमें हम हिंदी के अन्य वर्णों की चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, रै के रूप और हिंदी के अन्य सभी वर्णों से संबंधित चर्चा आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो भी। और उसी के साथ साथ हम मात्राओं और वर्णों की गणना करना, व्यंजनों को स्वरहित लिखने के नियम और हिंदी डिक्शनरी के आधार पर वर्णों का क्रम लगाना। आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और शब्दकोश या साहित्यिक कोश के आधार पर आपको उन वर्णों को क्रमानुसार लगाना होता है। ये चीजें भी हम इस वर्णमाला बिंदु में ही पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद अभी तो काफी सिलेबस बचा हुआ है, ये सारा सिलेबस भी हम धीरे धीरे इन क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।